हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रुद्रास ड्राइव। आज हमारे टूर का यह चौथा दिन है और आज हम लोग हैं पोखरा में। हिमालय की तराई में पोखरा नेपाल के बड़े शहरों में से एक है। यह शहर नेपाल के वेस्टर्न रीजन में मौजूद है। यहाँ बस, टैक्सी या फ्लाइट के थ्रू कहीं से भी आया जा सकता है। ट्रेन रूट पोखरा में अवेलेबल नहीं है। यह शहर प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर है कि नेपाल आने वाले टूरिस्ट का लगभग 40% टूरिस्ट यहाँ आता है। पोखरा को विजिट करने की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं विंध्यवासिनी देवी मंदिर। यह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण कसकी के राजा सिद्धि नारायण शाह के द्वारा 1842 में कराया गया था। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये एक लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा गार्डन है जो मंदिर के जस्ट नीचे है। मंदिर में जाने के लिए हमको जो सीढ़ी दिखाई दे रही है, इन सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाना पड़ेगा। थोड़ी सी सीढ़ी है, मंदिर थोड़ी सीढ़ी चढ़ने के बाद में मिलता है। अब हम आ गए हैं पोखरा के एक बेहद पवित्र मंदिर में, जिसका नाम है विंध्यवासिनी देवी मंदिर। यह पोखरा के उत्तरी हिस्से में भद्रकाली बाजार के पास सेती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे पोखरा का प्राचीनतम मंदिर भी कहा जा सकता है। कहा जाता है कि यह मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। जाइए, गणेश को ढोके आइए पहले। फोटो नहीं खींचना है, ठीक है? मान्यता है कि मां विंध्यवासिनी को यहाँ लाकर के स्थापित करने से पूरा क्षेत्र सुरक्षित और समृद्ध हुआ। इस मंदिर का नाम भारत के विंध्य पर्वत से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि मां का स्वरूप भारत से ही लाया गया था। इसी कारण इस मंदिर की देवी को विंध्यवासिनी देवी कहा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर पर आने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोग शादी से पहले आशीर्वाद लेने के लिए भी इस मंदिर में आते हैं। कुछ जोड़े यहाँ पर आकर के भी विवाह करते हैं। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं मदकेन्द्रहारं नाम संभावनरियाविन्दे मम। वैसे तो इस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने की परमिशन नहीं है, पर हम लोग जितना बाहर से शूट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। यह मंदिर थोड़ी सी हाइट पे है। हाइट पे होने के कारण इस मंदिर से पोखरा का दृश्य पूरा का पूरा दिखाई देता है। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ पुलिस का यूनिफॉर्म ब्लू कलर में दिखाई देता है। आज की शुरुआत हम लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद ही करना चाह रहे थे। अभी हम लोग को पूरा पोखरा विजिट करना है, पर सर्वप्रथम हम लोग जैसे ही होटल से निकले तो हमने अपने गाइड से बोला कि भई हमको मंदिर लेके चलो। यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं रेड कलर के कपड़े पहनना पसंद करती है। मंदिर में दर्शन करने के उपरांत हम लोग अब जा रहे हैं महेंद्र केव। यह एक बहुत प्राचीनतम गुफा है।
इस गुफा का नाम यहाँ के राजा के नाम के ऊपर रखा गया है। टिकट ले लिए। इंडियन को यहाँ टिकट के रूप में भारतीय 50 रुपए लगते हैं और नेपाली 80 रुपीस लगते हैं। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. विंध्यवासिनी देवी मंदिर से महेंद्र केव का डिस्टेंस लगभग 4.5 किलोमीटर है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं महेंद्र केव में। महेंद्र केव पोखरा या बोले कि पूरे नेपाल की एक रहस्यमयी और अद्भुत जगह है। यह जगह अपने अनोखे प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व और रोमांचक अनुभव के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस गुफा की खोज 1950 के दशक में की गई थी और इसका नाम नेपाल के तत्कालीन राजा महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव के नाम पे रखा गया है। यह गुफा चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से बनी है और इसकी आकृति लगातार बदलते रहती है। यहाँ अंदर भगवान गणेश की मूर्ति है और लाइट की विशेष व्यवस्था है जिससे कि आपको जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि पानी का फ्लो है और यहाँ की सतह जो है बहुत चिकनी है। तो जब भी जाए तो नीचे देख के जाए, नहीं तो आप स्लिप भी हो सकते हैं, फिसल सकते हैं। इस गुफा में हम लोग को बहुत सारे इंडियन दिखाई दे रहे हैं, विदेशी कम है। कहा जाता है कि यहाँ पे शिवरात्रि में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव शंभु प्रकट हुए थे, उनका मंदिर है यहाँ पे। और हमारे सिद्दीकी साहब हमको बाय बाय करते हुए दिख रहे हैं। हम लोग इस केव को विजिट करने के पश्चात बेट केव जाएंगे। हम लोग ने यहाँ पे पता किया था कि ये गुफा जो है लगभग लाखों साल पुरानी होगी, पर इसका खोज तो 1950 के दशक में ही किया गया था। और इसके बाद में सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए गार्डन को पास करते हुए हम लोग अभी बेट केव की तरफ जाएंगे। बेट केव यहाँ से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। एक बात बताना मैं चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ की हर टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर पार्किंग की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, पर सारे के सारी जगह पे पार्किंग है वो पेड पार्किंग है। तो लो जी, हम लोग पहुंच चुके बेट केव के अंदर। यहाँ पे लाइटिंग की सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छत के ऊपर हजारों चमगादड़ यहाँ पे लटके हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में दिखाने की। पर्यटकों को मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर टार्च दिया जाता है। महेंद्र केव की अपेक्षा यह ज़्यादा सकरी गुफा है और थोड़ी डार्क है, तो थोड़ा रोमांच भी महसूस होता है। तो इस गुफा के अंदर घुसने से पहले आप गेट के ऊपर टॉर्च जरूर ले लें, क्योंकि गुफा के अंदर अंधेरा बहुत है और इसकी लंबाई करीब 100 मीटर होगी।
दोस्तों इस गुफा से इंटर करने का एक रास्ता है और एग्जिट करने का एक रास्ता है। एग्जिट करने का रास्ता बहुत छोटा है, जैसे कि आप देख ही रहे होगे। आगे चलना थोड़ा सा दूभर हो रहा है। हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग रिटर्न चलते हैं। जिस गेट से हम लोग आए हैं उसी गेट से हम लोग वापस हो जाएंगे, क्योंकि कपड़े ख़राब होने का डर था। मुझे लग रहा था कि रेंग करके जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए हम लोग रिटर्न निकल रहे हैं बाहर के साइड। बेट केव का लोकल नाम चमेरो गुफा भी है। इस गुफा में भी टिकट लगती है, सेम है महेंद्र केव के समान। 50 रुपये इंडियन के लिए है और फॉरेनर के लिए 150 रुपये करीब है। ये मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय रुपयों में। हेलो, हाय, क्यूट सी बेबी दिखाई दे रही हम लोग को। जैसे ही हम लोग गुफा के बाहर निकलते हैं तो यहाँ गुफा के बाहर खाने पीने के लिए कुछ रेस्टोरेंट है, कुछ सामान खरीदने की दुकानें भी लगी हुई है। यहाँ आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। घोड़े यहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों पोखरा में ब्यूटीफुल ढेर सारी जगह है। ऐसे ही एक और जगह पे हम लोग जा रहे हैं जिसका नाम है दूध गंगा। यहाँ पानी बिल्कुल दूध के जैसे दिखाई देता है। आप लोग को दिखाते, हालांकि ये भी जगह पे आपको टिकट देनी होती है, पैसा यहाँ पर भी लगता है देखने का, पर अल्टीमेट जगह है। आप देखिए हम लोग पहुँच रहे हैं अभी दूध गंगा। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है ये नीचे से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और एकदम वाइट कलर में पानी है दोस्तों। तो दादा हमको मिले, ये नेपाली में कुछ बोल रहे हैं, इनको हिंदी आती नहीं है, तो इनने नेपाली में बोला। जिन लोग को नेपाली आती होगी कृपया इसको समझे और हमको भी कमेंट्स में बताए कि ये क्या बोल रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। खेती करने की नदी का पानी है, हाइड्रो पावर के लिए। हाँ 10 फीट गहरा है ये। हाँ ये उजाला हाँ। लाइम स्टोन चूना पत्थर का पानी अन्नपूर्णा माउंटेन एवरेस्ट से आया। ऊपर में सेती गंगा के डैम है। डैम से ये सेती नदी का पानी ऊपर डाइवर्ट करके ले आया हाइड्रो पावर के लिए। 14 मेगावाट बिजली सेती जल भी आया जाना पोखरा नदी को अनि सिंचाई को लाई पोखरा भ्याली को लाई। ये लुगा धुनी, मंदिर में चढ़ानी, अभिषेक करनी, सब चीज इत्यादि। भोले बाबा का सच्ची वाला पानी, दूध नदी का पानी। जय भोले बाबा। जय भोले बाबा। जय भोले बाबा। इतने सुंदर स्पॉट को विजिट करने के बाद अब हम लोग जाने वाले हैं डेविड फॉल। डेविड फॉल जाते हुए हम लोग को रास्ते में दिखाई जो दे रहा है ये है पोखरा का एयरपोर्ट। तो यह एयरपोर्ट पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट था, पर 1 जनवरी 2023 के बाद में इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। इस एयरपोर्ट का नाम है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत जगह पे, खूबसूरत भी है और रहस्यमयी भी है, जिसका नाम है डेविस फॉल। नेपाली भाषा में इसको पातालो चांगो बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पाताल का झरना।
इस झरने के नामकरण के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। कहा जाता है कि एक स्विस कपल यहाँ पे आया था 1961 के दौरान। उसमें जो महिला थी वो इस झरने में डूब करके एक्सपायर हो गई थी और उसका नाम था डेवी। तो तभी से इस झरने का नाम डेविस फॉल रखा गया है। इस गुफा में आने वाला जो पानी है उसका सोर्स होता है फेवा लेक। फेवा लेक के थ्रू यहाँ पे पानी आता है और ये पानी यहाँ आने के बाद में गायब हो जाता है। गायब होने के बाद में पानी करीब 500 मीटर दूर यहाँ से गुप्तेश्वर महादेव गुफा है, ये उस गुफा में निकलता है जो अंदर ही अंदर है। बरसात के समय यहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, तब यहाँ का नज़ारा और भी देखने लायक का होता है दोस्तों। अभी हम लोग विजिट करने वाले हैं एक ऐसी केव को जो आकर्षक तो है ही, साथ ही साथ उसका धार्मिक महत्व भी है। बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल केव है जिसका नाम है गुप्तेश्वर केव्स। यह केव डेविस फॉल से वॉकिंग डिस्टेंस में है, पास ही है और जस्ट डेविस फॉल के सामने स्थित है। पोखरा से गुप्तेश्वर महादेव केव की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। इस केव के दर्शन करने के पहले बाहर ही साइड पे यहाँ पे कुछ पूजा सामग्री की दुकानें हैं, छोटा सा हैंडीक्राफ्ट का मार्केट है। आप चाहे तो यहाँ पर अपने लिए कुछ हैंडीक्राफ्ट भी खरीद सकते हैं। दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे टिकट लिया जिसकी कीमत 50 रुपये करीब थी और टिकट चेक कराने के बाद जैसे ही हम लोग नीचे उतरने लगे तो हम लोग आप देख ही रहे होगे कि हमारे राइट साइड पे दीवार से सटी हुई बहुत सी सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ जो है उनका निर्माण किया गया है। भगवान गणेश के दर्शन करने के पश्चात हम लोग गुफा के अंदर इंटर करते हैं। यहाँ की सीढ़ियों को सीमेंट के द्वारा बनाया गया है जिससे कि आने वाले टूरिस्ट को परेशानी कम हो। ऊपर से पानी की बूंदें टपकती है, फ्लोर जो है वो स्लिपरी है। दोस्तों इस केव के अंदर फोटो लेना अलाउ नहीं है, खास तौर से गुप्तेश्वर महादेव की फोटो लेने के लिए मना किया गया। तो हम लोग ने जस्ट दर्शन करते हुए अंदर मेन केव को देखने जा रहे हैं। एंट्रेंस तो छोटा है पर यहाँ का अंदर जब हम लोग देख रहे हैं तो ये केव चौड़ी दिखाई दे रही है। और ऑलमोस्ट जो कि हम लोग देख रहे हैं पूरे ट्रिप के दौरान, पूरे पोखरा को विजिट करने के दौरान हम लोग जो देख रहे हैं सब जगह यहाँ पे आपको टिकट पे करनी ही होती है। टूरिस्ट के लिए हर जगह टिकट पे करने की व्यवस्था है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है अभी हम लोग हैं गुप्तेश्वर महादेव केव में। नेपाल के पोखरा शहर को विजिट करने यदि आप लोग आते हैं तो कृपया इस केव को विजिट करना ना भूलें। यह प्राकृतिक रूप से तो सौंदर्यपूर्ण है ही, पर यहाँ आध्यात्मिक महत्व भी है। भगवान शिव यहाँ साक्षात विराजमान है। और अभी हम लोग अब जा रहे हैं रिटर्न जाते हुए मैं आपको भगवान शिव के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए ब्यूटीफुल और बहुत अद्भुत शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये है भगवान विष्णु की प्रतिमा जो कि गुप्तेश्वर महादेव केव के बाहर यानी कि ऊपर बनी हुई है और ये भी अद्भुत है, अप्रतिम है। तो अब हम लोग जा रहे हैं फेवा लेक। फेवा लेक पोखरा का सबसे सुंदर स्थान है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है या अनुरोध है
कि जब भी आप लोग पोखरा विजिट करने आते हैं तो फेवा लेक को विजिट करना ना भूलें। दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं ये है बांस। कहा जाता है कि बांस में फूल 12 साल में एक बार लगता है और जैसे ही फूल लगता है बांस का पूरा पौधा जो है वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है। तो लो जी, अब हम पहुंच चुके फेवा लेक। इस लेक की सबसे खास बात यह है कि इस लेक में अन्नपूर्णा रेंज का व्यू अगर आसमान साफ हो तो क्लियरली दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि पेंटिंग बनी हो पानी के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस लेक के बीचों बीच में एक टापू दिखाई दे रहा है और इस टापू के ऊपर एक मंदिर है जिसको ताल बराई टेम्पल बोला जाता है। बहुत सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है। चलो हम चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि हमको कैसे महसूस होता है। दोस्तों आज अभी हम लोग जो देख रहे हैं बादल थोड़े बहुत छाए हुए हैं, इसीलिए अन्नपूर्णा रेंज का यहाँ व्यू दिखाई नहीं दे रहा है। अदरवाइज यहाँ पे अगर आसमान क्लियर होता है तो अन्नपूर्णा रेंज दिखाई देती है पानी के ऊपर। दोस्तों आप लोग से एक अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जस्ट इसके बाद में हम लोग जा रहे हैं अपने होटल जहां हम लोग रुके हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और कल सुबह हम लोग काठमांडू के लिए निकलेंगे पोखरा से। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing